हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फार्माकोलॉजी में ड्रग एब्जॉर्प्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था कि दो पैरामीटर्स होते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स पैरामीटर एंड फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर। तो फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर में क्या था कि व्हाट द बॉडी डज विद द ड्रग्स, क्या बॉडी कर रहा है ड्रग्स के साथ। तो सबसे पहला चीज क्या हो रहा था, एब्जॉर्प्शंस। एडीएमई पढ़े थे हमने, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म्स एंड एलिमिनेशंस। तो पहला जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन ठीक है, कुछ भी एब्जॉर्ब कर लिया, बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। तो अब ये जो एब्जॉर्ब हो गया है तो कैसे होगा एब्जॉर्ब, तो कोई भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस हमने लिया, विच टाइप, कोई भी टाइप्स के हो सकते हैं, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था, किसी भी रूट से जाए तो वो हमको अल्टीमेटम कहाँ आना है, ब्लड स्ट्रीम में। तो वो जो ब्लड स्ट्रीम में आता है उसी को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो अब सॉल्युबलाइज होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सेमी परमेबल सेल मेम्ब्रेन है उससे क्रॉस करके सिस्टमिक सर्कुलेशंस में आना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि बॉडी में कि बहुत तुरंत में कोई भी चीज आया पास कर दिया, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर्स, बीबीबी का नाम सुना होगा, वैसे बहुत सारा प्लेसेंटा बैरियर्स है और भी बहुत सारा बैरियर्स है जो उनको रोकता है। तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या उसका मेन मोटो क्या रहता है कि बैरियर्स का मेन मोटो क्या रहता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको रोकना। लेकिन फॉरेन पार्टिकल्स में उस वो ड्रग को भी फॉरेन पार्टिकल्स ही समझ लेगा तो उसको भी रोकेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ड्रग्स को वैसे ही डिजाइन किया जाता है कि वो उस एक बैरियर को क्रॉस कर जाए। अगर उसका टारगेट ऑर्गन ब्रेन है तो ऑब्वियस है कि ब्रेन बीबीबी को क्रॉस करेगा। तो अब ये जो एब्जॉर्प्शन है इसके टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप से एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में। ऐसा नहीं है कि सिंपली एक पैरामीटर पे ही एब्जॉर्ब हो रहा है, एक तरीके से ही एब्जॉर्ब हो रहा है। तो अलग अलग तरीके होते हैं। तो पहला जो एब्जॉर्प्शन है वो है पैसिव डिफ्यूजन। तो ये जो पैसिव डिफ्यूजन है ये कुछ नहीं, जैसे कि आप जानते हैं कि पानी, बहुत ज्यादा पानी एक इधर है तो पानी का क्या टेंडेंसी है, जहां पानी नहीं है उधर फ्लो करना। ऑब्वियस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आना। कोई पार्टिकल जनरली पैसिव डिफ्यूजन में ही रहता है। जहां पे बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन है, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है, वहां से उठ के दूसरे इधर आएगा। तो ये है हमारा पैसिव डिफ्यूजन। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो एब्जॉर्प्शन का है इसमें यही होता है कि फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, किधर से, जहां बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन है से कहाँ, जहां कम है, जहां कम होगा उधर वो जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं है क्योंकि हाई से लो में जा रहा है, तो एनर्जी की जरूरत नहीं है। एनर्जी की जरूरत कहाँ होगी, जब हम हाई से लो किधर भेजेंगे, लो से हाई की इधर, लो से हाई की तरफ भेजेंगे तब हमको एनर्जी, जहाँ बहुत ज्यादा है उससे दूसरों को चला गया तो क्या ही फर्क पड़ता है, तो वहां पे एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो ये है पैसिव डिफ्यूजन। ओके, तो पैसिव डिफ्यूजन का एक फिगर है वो भी हम देखते हैं, सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेल के आउटसाइड में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है। तो ये कंसंट्रेशन क्या होगा, जहां ज्यादा कंसंट्रेशन है वो सिंपली इधर आएगा, जिधर कंसंट्रेशन कम है इक्विलिब्रियम में पहुंच के रुकेगा, व्हाटएवर जो भी करेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि हाई से लो की इधर होगा। ओके, तो ये पहला टाइप का एब्जॉर्प्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। इसमें कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है। ये किस पर डिपेंड करता है, रेट किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। उसके बाद है फैसिलिटेटेड पैसिव डिफ्यूजन। अब यहाँ पे एक नया वर्ड जुड़ा है, फैसिलिटेटेड, मतलब उसको करवाया जा रहा है पैसिव डिफ्यूजन। कोई एक मीडिया होगा, कोई एक वाया होगा, उसके तहत पैसिव डिफ्यूजन कराया जाए। अब ये जो पैसिव डिफ्यूजन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाई कंसंट्रेशन से लो पे जा रहा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये दो पॉइंट्स हुआ कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है और हाई से लो की ओर जा रहा है, तो ये तो पैसिव डिफ्यूजन है। फिर अलग क्या है, तो यहाँ पे क्या है कि कोई एक मीडिया होगा। तो अब यहाँ पे देखिए एक जैसा ही है, तो यहाँ पे कहीं से भी जा सकता है, इधर से भी इधर से भी। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर मीडिया है, एक ट्रांसपोर्टर है, कोई एक चैनल है, सिंपल कुछ भी हो सकता है जिसको वो लेके जा रहा है। ये यहाँ से अंदर नहीं जा सकता, ये सिर्फ एक कैरियर है, कोई एक चैनल है जो लेके जा रहा है। तो इसको फैसिलिटेट करने वाला कोई एक चैनल होगा, कोई एक कैरियर होगा, कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होगा, कुछ भी होगा। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन। हाई से लो किधर जा रहा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए डिफ्यूजन, और कोई लेके जा रहा है इसीलिए फैसिलिटेटेड
पैसिव डिफ्यूजन। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। तो अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो ये टोटली विपरीत है पैसिव डिफ्यूजन के, टोटली अलग है। एक्टिव टोटली अलग है। तो अलग कैसे? तो वहां पे क्या हो रहा था कि हमारा एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो अब यहाँ पे एनर्जी लगेगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि उल्टा जाएगा, मतलब लो से हाई की ओर जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज देखते हैं कि एक्टिव में क्या है कि हमेशा एनर्जी की जरूरत होगी, जहाँ पे भी टारगेट साइट है वहां पे ले जाने की, और ये हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलग रहता है। और मोस्ट ऑफ द ड्रग्स एक्टिव ड्रग्स जो सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर हैं, जैसे आयरन, विटामिन, शुगर, एमिनो एसिड, ये सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से करते हैं। हालांकि आपको ये क्वेश्चंस नहीं आएगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल नहीं आएगा कि कौन कौन से एक्टिव में जाते हैं, कौन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जाते हैं, कौन पैसिव में जाते हैं। बहुत जगह पे ये क्वेश्चन आता है, बट फॉर डिप्लोमा उतना ज्यादा वास्ट नहीं आएगा, तो बस तीनों का डिफरेंस ही यही जानिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक और, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या है कि कोई भी एब्जॉर्प्शन होता है या कुछ भी, वो क्या होता है कि सेल के द्वारा होता है। सेल क्या करता है, उसको सीधा इनगल्फ करके अपने अंदर ले लेती है। तो इसके लिए क्या करती है कि जैसे ही सेल के आसपास कोई भी फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस आई, दैट मीन्स ड्रग्स आई, तो वो क्या करता है, एक वेसिकल, एक गोल गोल वेसिकल्स बनाता है। वो क्या किया, खुला, दवाई उसके अंदर आया और उसको इनगल्फ करके फिर सेल के अंदर ले लिया। अब यहाँ पे भी इतना करने के लिए उसको कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी एनर्जी ओरिएंटेड है, इसको भी एनर्जी की जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे वेसिकल्स का फॉर्म कर रहा है, जहाँ पे कुछ साइटोसिस होना है, मतलब फार्मास्यूटिकल है। तो अब ये जैसे ही इसको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को अपने अंदर लिया, तो ये एक वेसिकल का फॉर्म कर लिया, और उसके बाद जहाँ पे भी इसको जाना है, लिपिड सॉल्युबल होना है, व्हाटएवर, जहाँ पे भी टारगेट साइट पे जाना है वो चला जाएगा। यहाँ पे कोई अलग से कुछ नहीं आएगा, सेल ही वैसा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही वैसा मेम्ब्रेन जनरेट कर लेती है। उसको लिया, अटैच, उसको बंद किया और उसको टारगेट ऑर्गन्स पे पहुंचा दिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड या कंट्रोल रिलीज। तो ये क्या है कि जनरली ड्रग्स के प्रॉपर्टीज पे बनाते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, जैसे कि कंट्रोल रिलीज मेडिकेशंस की, उसको हमको जैसे उसका टी हाई हाफ जो है डिटरमाइन आपका बॉडी नहीं कर सकता या फिर दूसरा कुछ नहीं कर सकता, वो खुद डिटरमाइन करेगा कि उसको टी हाफ उसका 16 दिन में ही होना है। तो उसको वैसा ही कंट्रोल करके ही आपके बॉडी में धीरे धीरे खुद ब खुद रिलीज होता है। तो अब उसको लंबे समय तक जाना है तो क्या होगा, उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा, और स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा। जैसे मान लीजिए सिस्टमिक सर्कुलेशन से आप कोई भी इंजेक्शन दिए, वहाँ पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है कोई एक चीज पे, जनरली फ्लक्चुएशन डिपेंड करता है कि आपका एमटी जीआईटी है या कुछ प्रॉब्लम्स से हो सकता है डिले हो जाए, बट कंट्रोल रिलीज में धीरे धीरे रिलीज होता है आपके बॉडी में। वो एक सर्टन टाइप से रिलीज नहीं जाता, जैसे हम कोई भी दवाइयाँ खाएं वो हमारी बॉडी में अवेलेबल है, एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल है, लेकिन कंट्रोल रिलीज क्या होता है कि वो धीरे धीरे आपके बॉडी में अवेलेबल तो है, जैसे पैच हम कुछ देते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस देते हैं, वो धीरे 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 अपने इंग्रेडिएंट्स या सब्सटेंस जो भी कहिए थेराप्यूटिकली धीरे धीरे आपके बॉडी में रिलीज करती है। तो इसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो काफी स्लो होता है और काफी लंबे समय तक के लिए होता है। उसके बाद दूसरे टाइप के जो भी एब्जॉर्प्शंस है, तो जनरली जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, तो वो ऑलरेडी सिस्टमिक सर्कुलेशंस में भी हैं, या फिर मान लीजिए बक्कल कैविटी से लिए हम या सबलिंगुअल से लिए इंट्रामस्कुलर, जो भी इस टाइप के लेते हैं, तो वो ज़्यादा तेजी के साथ आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, ये तो एब्जॉर्प्शन के टाइप्स हम पढ़ रहे थे ना। जो और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर एब्जॉर्ब आपके ड्रग एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं? तो पहला है कि लिपिड वाटर सॉल्युबिलिटी। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा लिपिड सॉल्युबल है। ड्रग्स हमारा दो कैटेगरी का होता है, लिपिड सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल। तो जनरली ऐसा माना गया है कि जिसका लिपिड वाटर सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट ज्यादा होगा वो ज्यादा तेजी के साथ एब्जॉर्ब होगा इन नट से। जो लिपिड में ज्यादा सॉल्युबल होगा वो उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल साइज,
अब हमारे बॉडी में क्या होगा कि वो चर्न होगा, उसके बाद बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जितना स्मॉलर साइज है उसको और चर्न करने की जरूरत नहीं है, तो वो उतना तेजी के साथ एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि वहां पे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो ज्यादा सरफेस एरिया, ये पहले ही स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़े होंगे कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना तेजी के साथ एब्जॉर्प्शन होगा। तो स्मॉलर साइज होगा ड्रग्स का, उतना तेजी के साथ उसका एब्जॉर्प्शन होगा। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अब डिपेंड करता है कि पीएच क्या है। आयोनाइजेशन या आयोनाइज टोटली डिपेंड करता है पीएच क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए एसिडिक ड्रग्स जो है वो अनआयोनाइज होता है एसिडिक मीडिया में, और अनआयोनाइज ड्रग्स जल्दी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। तो जैसे अनआयोनाइज हुआ एसिडिक मीडिया में, तो एसिडिक कंपार्टमेंट में एसिडिक ड्रग्स जल्दी एब्जॉर्ब हो गया, बेसिक में फिर आयोनाइज्ड हो जाएगा, तो फिर उसको एब्जॉर्प्शन में टाइम लगेगा। तो ये वाइस वर्षा बेसिक ड्रग्स के लिए भी है। उसके बाद फिजिकल फॉर्म, ड्रग्स का एबिलिटी किस फॉर्म में है, जैसे मान लीजिए कि सबलिंगुअल टैबलेट्स लिए और एक हम ओरल टैबलेट्स लिए। तो सबलिंगुअल हम क्या देखे थे कि जैसे जीभ के नीचे के वहाँ बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स है, इंस्टेंट हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो आता है इन कंपैरिजन टू ओरल, क्योंकि ओरल में बहुत सारे फैक्टर है जो उसको इफेक्ट करेंगे। जीआईटी में जाएगा, स्टमक में एसिड हो सकता है, या कोई ऐसा फूड हो सकता है जो कॉन्ट्राडिक्शन कर सके। तो फिजिकल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दवाइयाँ किस रूप में ले रहे हैं, ओरल खा रहे हैं या पेरेंटल ले रहे हैं। पेरेंटल 100% बायोअवेलेबिलिटी है उसका, तो इंस्टेंट वो एब्जॉर्ब होगा आपके बॉडी में। गैसेज है, इंस्टेंट आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। देन ओरल रूट, तो किस फॉर्म में अवेलेबल है ये भी फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है हमारे एब्जॉर्प्शन की। उसके बाद केमिकल नेचर्स, अब दवाई का जो फॉर्म है वो डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए जो बहुत बड़ा हायर मॉलिक्यूलर वेट का दवाई है, जैसे हेपेरिन है, उसको ओरली नहीं ले सकते आप, या सॉल्ट फॉर्म कोई भी दवाई है उसको अगर आप सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो वो इजिली ओरली भी आप दे सकते हैं, प्लस वो इजिली एब्जॉर्ब भी हो जाएगा आपका। वैसे ही इनऑर्गेनिक फॉर्म वाला जो दवाई है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होता है ऑर्गेनिक फॉर्म के तुलना में। उसके बाद डोजेज फॉर्म है, तो डोजेज फॉर्म भी अफेक्ट करता है कितना रेट से या कितना एक्सटेंट से एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन है, उसको जनरली हम लोग सबलिंगुअल रूट्स में लेते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग जनरली देते हैं, तो वो तुरंत डिसइंटीग्रेट करता है। और वही अगर हम इसको ओरली देंगे तो डिसइंटीग्रेट लेट से करेगा, काफी लंबे ड्यूरेशन तक रहेगा। तो डिसइंटीग्रेशन आप जानते होंगे कि डिसइंटीग्रेटर मतलब टूटना, तो और डिसोल्यूशन मतलब घुलना। तो दोनों जितना तेजी के साथ होगा उतना ज्यादा हमारा रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा। तो जितना तेजी के साथ हमारा डिसोल्यूशन या डिसइंटीग्रेट करे उतना तेजी के साथ हमारा एब्जॉर्प्शन होगा। तो अब जैसे कि देखिए डिसइंटीग्रेट क्या करेगा, स्मॉलर साइज में टूटेगा, और अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि स्मॉलर द साइज ऑफ ड्रग्स रैपिड द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं फॉर्मुलेशंस। इज सिमिलर है कि हमारा डोजेज फॉर्म क्या है, क्या क्या उसमें चीजें दिए गए हैं, क्या क्या चीज, मान लीजिए डाइल्यूएंट क्या दिया, एक्सपिएंट क्या है, बाइंडर्स क्या है। बहुत ज्यादा बाइंडर्स मिला देंगे तो ड्रग टूटेगा नहीं, डिसइंटीग्रेट जल्दी नहीं करेगा ना। जैसे ही डिसइंटीग्रेट नहीं करेगा तो क्या होगा कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन लेट हो जाएगा, हमारा टाइम उसका लेट हो जाएगा। तो हमारे फॉर्मुलेशंस पे भी डिपेंड करता है क्या क्या हमने डाइल्यूएंट्स मिलाए हैं, क्या एक्सपिएंट मिलाए हैं, कितना ज्यादा बाइंडर्स मिलाए हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन। तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन, जितना हाई कंसंट्रेशन का रहेगा उतना कम एब्जॉर्ब होगा। ये तो ड्रग्स की बात है। अब हमारे बॉडी से क्या क्या फैक्टर रिलेटेड हो सकते हैं, तो पहला क्या है कि एब्जॉर्प्टिव सरफेस। अब हमारा सरफेस एरिया क्या है, तो मान लीजिए कि हमारा इंटेस्टाइन का एरिया है। तो अब इंटेस्टाइन एरिया में क्या है कि इंटेस्टाइनल रिसेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा सरफेस एरिया डिक्रीज एब्जॉर्प्शन करता है। तो वही अगर हम टॉपिकली एक्टिंग ड्रग्स ले लें, मान लीजिए स्किन पे लगा लिए, तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, स्किन का ज्यादा है, तेजी के साथ है। तो अगर कोई जीआईटी के थ्रू ले रहे हैं, ऐसे भी जीआईटी के थ्रू आप जितने भी लेंगे बहुत सारा ऐसा फैक्टर है जो उसको एब्जॉर्ब होने से रोकेगा। आपका एसिडिक फैक्टर हो गया, उसके बाद गैस्ट्रिक एम्प्टी क्या क्या टाइमिंग है,
और भी बहुत सारे काम हो सकता है, बहुत सारे एंजाइम्स है, एसिड है जो उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। बट अगर हम टॉपिकली लगा रहे हैं, स्किन पे लगा रहे हैं, तो मे भी साइड इफेक्ट हो सकता है, रैशेस हो सकता है, लेकिन इंस्टेंट जस्ट बीनीथ उसके बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, तो उनका सरफेस एरिया ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। उसमें पीएच डिपेंड करता है कि अब पीएच जैसे हमने पढ़ा है कि एसिडिक वाला जो भी कंपार्टमेंट में क्या होता है कि एसिडिक ड्रग्स अनआयोनाइज्ड होता है, और अनआयोनाइज्ड ड्रग्स जो रहेगा वो तेजी के साथ आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। तो दोनों के लिए अगर बेसिक ड्रग्स है तो वो बेसिक पीएच के लिए बेटर है, एसिडिक ड्रग है तो एसिडिक पीएच के लिए बेटर है। दूसरा सब्सटेंस कोई फूड है तो वो कोई भी खाना को घटा बढ़ा सकती है, जैसे कि मान लीजिए आयरन अगर के साथ अगर दूध दिया जाए तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। विटामिन सी क्या कर सकता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर सकता है। डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप एंटीबायोटिक के साथ देते हैं तो वो डिक्रीज हो सकता है। वारफरिन विटामिन के साथ दे सकते हैं, तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राइंडिकेट कर देगा। तो कोई भी दूसरा सब्सटेंस अगर प्रेजेंट है हमारे पेट में तो वो दवाई को के फैक्टर्स को इफेक्ट कर सकता है, एब्जॉर्प्शन के इफेक्ट। उसके बाद जीआई मोबिलिटी, तो ये भी क्या करता है कि इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर सकता है। तो अब हमारे पास बहुत सारी बीमारी हैं जो इस मोबिलिटी को अल्टर करके रहती हैं। अब मान लीजिए डायरिया है तो बहुत ज्यादा पेरिस्टाल्सिस होने लग गया, तो कॉन्टैक्ट टाइम बहुत कम हो गया, तो यहाँ पे क्या है कि एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो गया, तुरंत डायरिया से हमारे बॉडी से दवाई निकल गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इस केसेस में क्या हुआ कि दवाई हमारे बॉडी में टारगेट ऑर्गन तक पहुंच ही नहीं पाया, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाया। वैसे इसके जस्ट अपोजिट में कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो ये क्या कर रहा है कि डिसइंटीग्रेट डिसोल्यूशन को डिले कर रहा है, मोटिलिटी को डिले कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है डिजीज, कुछ एक टाइप का डिजीज होता है जो हमारे एब्जॉर्प्शन टाइम को कम कर देता है या एब्जॉर्प्शन को घटा देता है। ठीक है, मान लीजिए इन्फेसिमा हो गया, इन्फेसिमा में क्या होता है कि हमारा एल्वुलाई क्या हुआ कि पस फिल्ड हो जाता है। तो अब पल्मोनरी से हम ले रहे हैं, हमारे लंग्स तक जाना है, हमारे एल्वुलाई तक जाना है, वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो ऑब्जर्प्शन को लेस कर देगा ऑब्वियस। दूसरा सिरोसिस, लिवर में स्कैरिंग हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो जिसको पोर्टल सर्कुलेशन तक पहुंचना है, लिवर तक पहुंचना है, वहां जाके इसको मेटाबोलाइट्स में चेंज होना है, तो अब इस बीमारी का नाम लिवर मेल फंक्शन कर रहा है, तो वहां पे ये ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज तक हम लोग इतना ही पढ़ते हैं।